आज के विश्लेषण में आपका स्वागत है। हमारे पास जनवरी 2026 और दिसंबर 2025 की कुछ ऐसी खबरें हैं जो दुनिया भर में हलचल मचा रही हैं। ईरान की सड़कों पर उबाल है, वेनेजुएला में एक आप कह सकते हैं हॉलीवुड स्टाइल का मिलिट्री ऑपरेशन हुआ है और भारत में भी केंद्र और राज्यों के बीच की खींचतान एक नए लेवल पर पहुंच गई है। तो आज हमारा मिशन सिर्फ इन सुर्खियों को पढ़ना नहीं है, बल्कि इनके पीछे जो पैटर्न छिपा है उसको समझना है। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इन अलग अलग घटनाओं में कोई एक धागा है, क्या दुनिया भर में राजनीति करने का तरीका बदल रहा है। तो चलिए इस पर एक गहरी पड़ताल शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं ईरान से, जहाँ के हालात बहुत ही ज़्यादा गंभीर लग रहे हैं। जो विरोध प्रदर्शन 28 दिसंबर को ईरान की गिरती करेंसी को लेकर शुरू हुए थे, वो अब सरकार के लिए दशकों की सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं। और जो आंकड़े आ रहे हैं वो वाकई डराने वाले हैं। मानवाधिकार संगठन कह रहे हैं कि 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 10,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। जी, और इन आंकड़ों से भी ज्यादा चिंता की बात वो है जो इन आंकड़ों के पीछे हो रहा है। सरकार ने इंटरनेट और सारे कम्युनिकेशन पर पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया है। ब्लैकआउट? हाँ, ईरान के मानवाधिकार केंद्र ने इसे बड़े पैमाने पर नरसंहार की तैयारी कहा है। और ये कोई खोखली चेतावनी नहीं है। हमें याद रखना होगा 2019 में भी ठीक ऐसा ही हुआ था। इंटरनेट बंद किया गया और उसके बाद 1000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की हत्या कर दी गई थी। तो ये एक आजमाया हुआ और बहुत ही खतरनाक पैटर्न है। सरकार अंधेरे में वो सब करना चाहती है जो दुनिया की नजरों से छिपा रहे। और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उन्हें ईरान के खिलाफ सैन्य हमलों के विकल्प दिए गए हैं और वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, ईरान आजादी की ओर देख रहा है, अमेरिका मदद के लिए तैयार है। क्या इस तरह के बयानों से वाकई कोई मदद मिलती है? ये बहुत ही पेचीदा सवाल है। देखिए, एक तरफ तो प्रदर्शनकारियों को लगता है कि दुनिया उन्हें देख रही है, लेकिन दूसरी तरफ ईरानी सरकार को एक बहाना मिल जाता है कि वो इन विरोध प्रदर्शनों को अमेरिका की साजिश बता सके और उन्हें और बेरहमी से कुचल सके। बिल्कुल। और फिर बयानबाजी का जो दौर शुरू हुआ है वो बहुत खतरनाक है। ईरानी संसद के अध्यक्ष ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकाने निशाने पर होंगे। और जवाब में ट्रंप कहते हैं, हम उन पर ऐसा हमला करेंगे जिन्होंने कभी देखा नहीं होगा। यहाँ एक छोटी सी गलतफहमी भी एक बड़े युद्ध में बदल सकती है। और इस पूरे संकट की जड़, जैसा हमने शुरू में कहा, वो अर्थव्यवस्था है। ईरानी रियाल की कीमत डॉलर के मुकाबले 5 लाख से भी नीचे गिर गई है। ये सिर्फ आर्थिक संकट नहीं है, ये लोगों की जिंदगी की तबाही है। इसी ने लोगों को सड़कों पर उतारा है। बिल्कुल। जब लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता तो डर भी खत्म हो जाता है। ईरान में भी यही हो रहा है। ये लड़ाई अब सिर्फ महंगाई के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ बन गई है। ईरान में जो हो रहा है वो एक अंदरूनी संकट है जिसे बाहरी ताकतें हवा दे रही हैं। लेकिन अब हम एक ऐसी जगह की बात करते हैं जहां कहानी बिल्कुल उल्टी है, वेनेजुएला में। वहां तो अमेरिकी सेना सीधे सीधे एक्शन में आ गई है। पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया है। जी। और जिस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया वो किसी एक्शन फिल्म का सीन लगता है। हाँ, खबरें तो कुछ ऐसी हैं। CIA के साथ मिलकर कराकस में उनके ठिकाने पर छापा मारा गया, मजबूत स्टील के दरवाजे तोड़ दिए गए और मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया। इस दौरान एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर गोलीबारी भी हुई। ये असल दुनिया की कूटनीति है, यकीन करना मुश्किल है। ये असल दुनिया की नई कूटनीति है जहां शायद नियम बदले जा रहे हैं। और यह दिलचस्प बात यह है कि आगे क्या होगा। मादुरो पर न्यूयॉर्क में ड्रग्स और हथियारों की तस्करी का मुकदमा चलेगा। और वो खुद को अभी देश का राष्ट्रपति बता रहे हैं। हाँ, और सत्ता का जो ट्रांसफर हुआ है वो भी बहुत अजीब है। उनकी पूर्व उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज अंतरिम राष्ट्रपति बनी है। वो एक तरफ अमेरिका से सहयोग की बात कर रही हैं और दूसरी तरफ अपनी ही जनता से कह रही हैं कि मादुरो की गिरफ्तारी एक अपहरण है। बिल्कुल। वहां पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन और सत्ता का शून्य पैदा हो गया है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक तानाशाह को हटाने की कहानी है या इसके पीछे कुछ और भी है? मुझे वो खबर याद आ रही है जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने तेल कंपनियों के अधिकारियों से मुलाकात की और वेनेजुएला में $100 अरब के निवेश की बात की। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये ऑपरेशन ट्रंप की विदेश नीति का एक सटीक उदाहरण है। साफ, सीधी और बहुत हद तक कारोबारी।
उनका कहना है कि अमेरिका आने वाले सालों तक वेनेजुएला के विशाल तेल भंडारों का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये लोकतंत्र की बहाली से ज्यादा संसाधनों पर नियंत्रण की लड़ाई दिखती है। हाँ, और इसमें एक और बड़ी बात है। रूस और चीन, जो वेनेजुएला के पारंपरिक सहयोगी रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाए। वो बस देखते रह गए। अच्छा। ये दुनिया को एक संदेश है कि अमेरिका अनवांटेड नेताओं को हटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये जो आक्रामक और मेरा तरीका ही सही है वाली सोच है, यह सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं दिख रही। कुछ ऐसा ही हमें भारत की घरेलू राजनीति में भी देखने को मिल रहा है, खासकर केंद्र और राज्यों के बीच के तनाव में। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कोलकाता में चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर के संगठन आईपैक के दफ्तरों पर छापा मारा। और ये कोई रूटीन छापा नहीं था। इसका समय, इसका तरीका, दोनों ही इसे राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील बनाते हैं। ये छापा एक कोयला घोटाले के मामले में हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे सीधे सीधे अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर हमला बताया। उन्होंने तो आरोप लगाया कि ईडी उनकी पार्टी का चुनावी डेटा जब्त करने आई थी। जी। इसके बाद तो पूरा राजनीतिक ड्रामा शुरू हो गया। ममता बनर्जी ने खुद एक विरोध मार्च का नेतृत्व किया। अब ईडी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गई है और कह रही है कि ममता बनर्जी उनकी जांच में दखल दे रही हैं। एक तरफ वैश्विक मंच पर आक्रामक नीतियां और दूसरी तरफ देश के अंदर संस्थाओं का ऐसा इस्तेमाल। क्या इन दोनों में कोई समानता दिखती है? समानता बहुत गहरी है। दोनों ही मामलों में, चाहे वो वेनेजुएला हो या पश्चिम बंगाल, ताकत का इस्तेमाल अपने मकसद को हासिल करने के लिए किया जा रहा है। जब एक संघीय एजेंसी किसी विपक्षी नेता से जुड़े संगठन पर इस तरह से कार्यवाही करती है, तो उस पर राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल होने का आरोप लगना स्वाभाविक है। ममता बनर्जी का प्रतिरोध भी सिर्फ एक छापे का विरोध नहीं है। ये खुद को केंद्रीय सत्ता के अतिक्रमण के खिलाफ राज्य की स्वायत्तता के रक्षक के रूप में पेश करने की एक कोशिश है। ये केंद्र और राज्य के बीच की खींचतान को एक नए स्तर पर ले जाता है। बिल्कुल। ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ तो एक खींचतान चल रही है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक उथल-पुथल के बीच निश्चितता की बात कर रहे हैं। उन्होंने गुजरात में एक सम्मेलन में कहा कि दुनिया में भले ही अनिश्चितता हो, लेकिन भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। ये दोनों तस्वीरें एक साथ कैसे फिट होती हैं? यही आज की भारतीय राजनीति का विरोधाभास है। वैश्विक मंच पर भारत खुद को एक स्थिर और मजबूत शक्ति के रूप में पेश करना चाहता है, और इसी मुखरता का एक उदाहरण हमें तब देखने को मिला जब ट्रंप के एक सहयोगी ने दावा किया कि पीएम मोदी ने उन्हें फोन नहीं किया। ओह हाँ। तो भारत के विदेश मंत्रालय ने तुरंत और सख्ती से इसका खंडन किया। लेकिन देश के अंदर वही मजबूती जब राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल होती है, तो वह स्थिरता के बजाय टकराव पैदा करती है। तो बाहर स्थिरता का संदेश और अंदर टकराव की राजनीति। इसी उथल-पुथल के बीच दुनिया के दूसरे हिस्सों से भी अहम खबरें आ रही हैं। यूक्रेन रूस युद्ध एक और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ ओरेशनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। यहाँ बात सिर्फ मिसाइल की नहीं, बल्कि संदेश की है। एक पारंपरिक लड़ाई में परमाणु सक्षम मिसाइल का इस्तेमाल करके रूस ये कह रहा है कि वो अपने सबसे खतरनाक खिलौनों को बाहर निकालने से नहीं डरेगा। ये तो सीधी सीधी चेतावनी है। हाँ, ये सीधे सीधे नाटो और पश्चिमी देशों को एक चेतावनी है कि वो हद पार ना करें। ये इस युद्ध को एक ऐसे अनजाने और खतरनाक इलाके में ले जाता है जहां एक भी गलत कदम के भयानक नतीजे हो सकते हैं। और यूरोप इस खतरे को समझ रहा है। इसीलिए यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को 106 अरब यूरो का एक और बड़ा कर्ज पैकेज दिया है। मतलब वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक तरफ सैन्य तनाव बढ़ रहा है, दूसरी तरफ यूरोप की अपनी आर्थिक हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। खबर है कि यूरोजोन में महंगाई तो 2% के लक्ष्य पर आ गई है। हाँ, लेकिन ये अच्छी खबर एक बुरी खबर के साथ आई है। महंगाई तो काबू में है, लेकिन जर्मनी में बेरोजगारी पिछले 10 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर है। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ रही है। तो अब यूरोपीय सेंट्रल बैंक के सामने दुविधा है कि ब्याज दरें घटाएं या नहीं। सही बात। अगर वो अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए ब्याज दरें घटाते हैं तो महंगाई फिर से बढ़ सकती है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। इन सभी राजनीतिक और सैन्य तनावों के बीच कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो भविष्य की उम्मीद जगाती हैं। इसरो 12 जनवरी को अपना PSLV C62 मिशन लॉन्च करने की तैयारी में है, जो भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। और जमीन पर
भारतीय रेलवे ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। वाह! ये स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। ये दिखाता है कि राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद भारत तकनीकी मोर्चे पर आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। ये देश की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। बिल्कुल। खेल की दुनिया से भी एक बड़ी खबर है जो कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाएगी। शतरंज के बादशाह विश्वनाथन आनंद ने रिटायरमेंट से वापसी का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वो रिटायरमेंट से ऊब चुके थे। ये शतरंज प्रेमियों के लिए साल की सबसे बड़ी खबरों में से एक है। एक लेजेंड को वापस बोर्ड पर देखना शानदार होगा। हाँ, वाकई। हालांकि क्रिकेट और फुटबॉल के प्रशंसकों के लिए थोड़ी निराशाजनक खबरें हैं। ऋषभ पंत चोट की वजह से वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं और फुटबॉल में मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम FA कप से बाहर हो गई है। तो आज की हमारी चर्चा से ये साफ है कि दुनिया एक बहुत ही टर्बुलेंट दौर से गुजर रही है। चाहे वो ईरान और वेनेजुएला में विदेशी दखल हो, यूक्रेन में बढ़ता युद्ध का खतरा हो या फिर भारत के अंदर राजनीतिक टकराव, हर जगह एक तरह की बेचैनी और आक्रामकता दिख रही है। बिल्कुल। और इन सभी घटनाओं को एक साथ रखकर देखने पर मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में नेता, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हो या घरेलू राजनीति में, ज्यादा से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में वो कौन सी एक बारीक रेखा है जो एक साहसिक और निर्णायक कदम को एक लापरवाह और खतरनाक जुए से अलग करती है? और जब ये रेखा पार हो जाती है तो इसकी कीमत कौन चुकाता है? इस पे सोचने की जरूरत है। बट अच्छा लगा हो कमेंट में बता देना, और कौन सी बुक या कौन सा टॉपिक नेक्स्ट देखना चाहते हो वो भी लिख देना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।